बीएस टीवी की खास पेशकश बात में दम है लेकर हाजिर हूं मैं शरद। आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं उनका साक्षात्कार अगर मैं कुछ वक्त पहले कर रहा होता तो शायद उनका परिचय कांग्रेस के दिग्गज नेता के तौर पर देना पड़ता, लेकिन आज की परिस्थितियां दूसरी हैं। वो बीजेपी में हैं और आगे अब बीजेपी के नेता के तौर पर जाने जाएंगे। जी हाँ, हमारे साथ आज मौजूद हैं सुरेश पचौरी जी। सुरेश पचौरी जी, बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। पचौरी जी, मैं सबसे पहला सवाल आपसे यही जानना चाह रहा हूँ और मुझे लगता है कि शायद हर कोई जानना चाह रहा है, क्या हुआ ऐसा कि आपको इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा? देखिए, जब मैंने राजनीति में प्रवेश किया था तो मेरा ध्येय था कि मैं समाज सेवा करूं, राष्ट्र सेवा करूं, और इस दृष्टि से मैंने कांग्रेस पार्टी को चुना और लंबे समय तक विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करते हुए मैंने अपनी राजनीतिक यात्रा की। लेकिन कुछ दिनों से मैं महसूस कर रहा हूँ कि जो मकसद था एक कास्टलेस सोसाइटी का, जो मकसद था कि हम जात और वर्ग की बात ना करें बल्कि देश की बात करें, उस मकसद से हम हटते गए। हाल ही में जो कुछ फैसले लिए गए, चाहे वो राजनीतिक फैसले लिए गए हों, चाहे वो धार्मिक प्रकरणों से संबंधित फैसले लिए गए हों, वो निश्चित रूप से आहत करने वाले हैं। आप कहेंगे कि कौन कौन से ऐसे राजनीतिक फैसले लिए गए या वक्तव्य दिए गए। एक दो की मिसाल दूं तो चूँकि मैं डिफेंस प्रोडक्शन मिनिस्टर रहा हूं, तो मेरा ये सोचना है कि कभी भी भारतीय सेना के एक्ट पर क्वेश्चन नहीं लगाया जाता है। कभी भी इंडियन आर्मी की शौर्य पर सवालिया निशान नहीं लगाया जाता है। कहीं भी जो उन्होंने साहस दिखाते हुए काम किया है, मिसाल के तौर पे सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह, उन पर प्रूफ लेने की बात नहीं की जाती, बल्कि भारतीय सेना पर यकीन किया जाता है। हमें उस पर गर्व है। धार्मिक फैसले की बात है तो अभी हाल ही में तो ज्वलंत जो बात चल रही है, अयोध्या में भगवान श्री राम जी के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन था, ये एक ऐसा आयोजन था जो बहुप्रतीक्षित था बहुसंख्यक राम भक्तों के लिए। मैं बहुसंख्यक राम भक्त बोल रहा हूँ और इससे सभी की प्रसन्नता जाहिर हो रही थी। रही बात अयोध्या में भगवान श्री राम जी का मंदिर बने, ये कामना भारतवासियों के मन में प्रारंभ से रही है। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस के दौर में अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर में ताला खुला। कांग्रेस का दौर और ख़ास तौर से हमारे आदरणीय दिवंगत नेता राजीव गांधी जी के प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल में शिलान्यास हुआ। फिर कांग्रेस ने ये लाइन ली कि या तो दोनों पक्ष सहमत हों या सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया कि अयोध्या में भगवान श्री राम जी का मंदिर बनना चाहिए, जिसका स्वागत भी कांग्रेस ने किया। लेकिन ऐसा हो क्या गया कि जब प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन हुआ तो उस निमंत्रण पत्र को ठुकरा दिया गया। ठुकराना वर्ड मेरे लिए थोड़ा पीड़ादायक है। शब्दावली का इस्तेमाल हमेशा ऐसे धार्मिक आयोजन में बहुत सोच समझ के करना चाहिए। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं। यद्यपि मैंने प्राण प्रतिष्ठा समारोह के आयोजन के पूर्व ही सार्वजनिक वक्तव्य दिया था कि ये प्रसन्नता का विषय है और इसको ना तो राजनीतिक चश्मे से देखना चाहिए। मेरा
इशारा बीजेपी की तरफ भी था, मेरा इशारा कांग्रेस की तरफ भी था। अच्छा, तो जब ये विषय आया राम मंदिर का और कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्लियर हुआ कि वो जो प्राण प्रतिष्ठा का समारोह है उसमें शामिल नहीं होगी, आपने उस वक्त में अपनी ये जो बात है जो आज आप हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, कांग्रेस के किस किस नेता के पास आपने अपनी बात को रखी कि नहीं, इस प्रस्ताव को नहीं ठुकराना चाहिए? देखिए, जहाँ बताया जाना चाहिए, की जानी चाहिए, मेरे पास तथ्यात्मक इस बात की सबूत हैं कि मैंने उस प्राण प्रतिष्ठा आयोजन से पहले ही ये सारी बात बताई थी। और यहाँ ये मैंने इसलिए बताई थी कि मैं जगतगुरु शंकराचार्य परम पूज्य ब्रह्मलीन स्वरूपानंद जी सरस्वती का दीक्षित शिष्य हूँ, और इस मामले में हमारे गुरुवर परम पूज्य जगतगुरु शंकराचार्य जी ने बहुत दिलचस्पी ली। समय समय पर जो प्रधानमंत्री रहे उनसे बातचीत भी की। राजीव जी से उन्होंने इस विषय में बात की। राजीव जी ने भी उनके सलाह को माना और उस सलाह के प्रत्युत्तर में राजीव जी ने पत्र भी लिखे और कार्रवाई भी की। मैं उस समय जुड़ा रहा। संत सम्मेलन चित्रकूट में हुआ, उसमें हमने देखा। मेरा कहने और बताने का आशय ये है कि उसके बाद राजीव जी देवरा बाबा जी के यहाँ गए, उसमें भी मैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़ा रहा, जबकि वहाँ शीशचंद दीक्षित और अशोक सिंघल जी को बुला के देवरा बाबा जी ने समझाया था कि शिलान्यास समारोह का आयोजन हो रहा है, इसमें आपको सहयोग करना चाहिए, ये न देखो कि ये किसके कार्यकाल में हो रहा है। तो मैं इससे प्रारंभ से जुड़ा रहा और जो आपने प्रश्न किया है, ठीक किया है। मैंने इस बात की जानकारी जहाँ दी जानी चाहिए वहाँ भी दी और जो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है वहाँ भी दी। भगवान राम की आपने बात की। जब तक आप कांग्रेस में थे तो आपके सहयोगी कह लें या आपके साथ में काम करने वाले दिग्विजय सिंह जी, उन्होंने आपके बीजेपी ज्वाइन करने के बाद में एक स्टेटमेंट दिया और उन्होंने भगवान राम को लेकर, वैसे तो उन्होंने कहा कि 50 साल का जो रिश्ता है वो कोई नहीं छोड़ता, लेकिन भगवान राम को लेकर उन्होंने कहा कि राम मंदिर में जो आपकी आस्था है वो उचित है, लेकिन राम की मर्यादा को आप क्यों भूल गए? सच का साथ देने के लिए संघर्ष के पथ पर निस्वार्थ चलने की सीख ही राम के प्रति सच्ची आस्था होती है। इस पर मैं चाहूँगा कि आपका क्या रिएक्शन है? अगर दिग्विजय सिंह जी के वक्तव्य पे मेरा आप मंतव्य चाह रहे हैं तो मैं सोचता हूँ कि मुझे उसे गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। नहीं, मैं भगवान राम के बारे में जानना चाहता हूँ। जहाँ तक भगवान राम जी का प्रश्न है, वो मेरे आराध्य देव हैं और ये पंडित सुरेश पचौरी कह रहा है कि श्री रामचरितमानस में अगर भगवान राम के बारे में अगर व्याख्या की जाती है तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम रामचरितमानस को पढ़ते हैं, दोहा, सोठा और चौपाई, तो चरित्र पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। जब राम रावण युद्ध हुआ तो रावण अहंकारी था, एक तरफ चरित्र वाले थे और दूसरी तरफ चरित्रवान लोग नहीं थे। तो बेहतर ये है कि इस बारे में भी टिप्पणी की जाए। बेहतर ये है कि भगवान श्री राम जी जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाते हैं, उनके जो बाकी गुण थे शालीनता के, व्यवहारिकता के, उनके बारे में भी विचार किया जाए। इसलिए मैं इसमें नहीं उलझना चाहता हूँ। मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि भगवान राम के प्रति आस्था की बात है और बाकी बात कही जा रही है, समझाई जा रही है, तो मैं केवल यही कहूँगा कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे। अच्छा, दिग्विजय सिंह जी से या कमलनाथ जी से या कांग्रेस पार्टी की जो और लीडरशिप है, आपको तो गांधी परिवार का काफ़ी करीबी नेता कहा जाता है कांग्रेस पार्टी में, जब आप ये फैसला ले रहे थे कि आपको बीजेपी में ज्वाइन करना है, इनमें से किसी नेता से आपकी कोई बातचीत नहीं हुई या उन्होंने आपको रोकने की कोशिश नहीं की कि आप मत जाइए क्योंकि आपने इतने सालों तक पार्टी की सेवा की, हालांकि पार्टी ने भी आपको बदले में काफ़ी कुछ दिया है? शरद जी, मेरी काम करने का ढंग ये रहा है कि मेरी जब जिससे जो बात होती है, जब जिससे जो चर्चा होती है, जब जिससे जो मुलाकात होती है,
मैं उसको सार्वजनिक नहीं करता। नहीं, मेरी दिलचस्पी या जो आम दर्शक है उनकी दिलचस्पी इस बात में है कि ऐसा क्या कोई भी एक प्रयास नहीं हुआ कि सुरेश पचौरी जी को कांग्रेस पार्टी से जाने से रोक लिया जाए? ये मेरा इसके लिए तो चिंतन करना पड़ेगा कि मैं 2007-8 में पीसीसी का अध्यक्ष था। सभी तत्कालीन वरिष्ठ नेताओं के परामर्श और अनुशंसा पर कांग्रेस की टिकटें अधिकतर सीटों पर दी गई थी। उसके बाद फिर रेबल कैंडिडेट खड़े हुए। परिणाम जो दिग्विजय सिंह जी की आपने बात की, तो 2003 में 38 सीट कांग्रेस की जीती थी, तो बाद में 73 सीट हुई। 4 सीट लोकसभा की थी तो 12 हुई। 2009 में मैं लोकसभा टिकट की बात की थी तो बताया ये गया कि ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, इनको प्रचार करने दिया जाए, इनका महत्व उसमें है। और मुझे यही कहा गया और मैं हमेशा एक आज्ञाकारी सिपाही के रूप में काम करता रहा हूँ। मुझे जब ये बोला गया तो मैंने स्वीकार कर लिया। 2010 में राज्यसभा नहीं हो पाई, क्यों नहीं हो पाई एक अलग कहानी है। उसके बाद से तो कभी किसी ने मुझ पे कृपा नहीं की। रही बात कि मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि मैं प्रोडक्ट गांधी नेहरू फैमिली का हूँ और मुझे हमेशा उस परिवार की कृपा रही है और आशीर्वाद मिला है। तो मैंने उनसे संवाद जरूर निरंतर रखा है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये देखने में आ रहा है कि सिर्फ आप ही नहीं, कुछ और जो छोटे नेता हैं राजनीति में कह लें, उनके भी बीजेपी में ज्वाइनिंग का जो सिलसिला है वो जारी है। लेकिन मैं बड़े नेताओं के बारे में बात करूं, आपने फैसला कर लिया। कुछ दिनों पहले की बात है, कमलनाथ जी को लेकर बहुत सारी खबरें अटकलें चलीं कि शायद वो भी बीजेपी में जा सकते हैं या जा रहे हैं। काफ़ी उनकी तरफ से कोई स्पष्टीकरण भी ऐसा तुरंत नहीं आया जिससे इन खबरों को विराम लग जाता, लेकिन बाद में अंततोगत्वा खबरों पर विराम लगा। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी में ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ बन गई हैं या क्रिएट हो गई हैं जिनमें सुरेश पचौरी को बीजेपी ज्वाइन करने का फैसला करना पड़ रहा है? कमलनाथ जैसे बड़े नेताओं को लेकर खबरें चल रही हैं कि वो बीजेपी में जा सकते हैं। उनके लिए ये खबरें चलना भी अपने आप में बड़ी आश्चर्यजनक बात है। ऐसा क्या कुछ चल रहा है कांग्रेस पार्टी के अंदर? देखिए, मैंने अपना जो मेरी राजनीतिक यात्रा पर अगर आप दृष्टिपात करें तो ये सफ़र 50 वर्ष से ऊपर का मैंने तय किया। आज की स्थिति में मैं क्या चुप घर बैठ जाऊं? लेकिन जो काम करने वाला है वो काम चाहता है। मैं पद नहीं चाहता, मैं कद नहीं चाहता, मैं काम चाहता हूँ। 2010-11 के बाद आपने जो ये सब बातें कही, इस सिलसिले में क्या हुआ? जब धैर्य और संयम की बात होती है तो 14 साल से ऊपर हो गए, वनवास की भी अवधि ख़त्म हो जाती है। अब बात आती है कि बहुत दिया, मैं उसके लिए आभारी हूँ। तो अगर बहुत दिया तो मैंने भी कुछ कम मानो, लेकिन किया मैंने भी है। क्या मेरी परफॉर्मेंस एज पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट पर्सनल, डिफेंस प्रोडक्शन मिनिस्टर के रूप में कम थी? क्या मेरी परफॉर्मेंस पीसीसी अध्यक्ष के रूप में पुरानी अगर परफॉर्मेंस देखी जाए, लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन का रिज़ल्ट तो विधानसभा के रिज़ल्ट तो लोकसभा के रिज़ल्ट कम थी? क्या धैर्य और संयम की बात हो तो 2010 और 11 से मैं अभी तक चुप हूँ। क्या आज तक भी मैंने कोई ऐसा बयान दिया जो सार्वजनिक रूप से? अब बात ये है कि आपने निर्णय ले लिया तो क्या करता, मैं घर बैठता। लेकिन निर्णय लेते समय मैंने सार्वजनिक रूप से ये कहा कि मुझे किसी पद की चाहत नहीं है। जो समय समय पे गॉसिप चलती है, मैं 1-2 दिन से देखता हूँ,
तो ये जो कार्यकाल है मेरे निर्णय लेने का, देखिए लोकसभा की टिकट फाइनल होने के बाद मैंने ये फैसला लिया, नहीं तो कहते ये लोकसभा की टिकट चाह रहा था। ठीक है। राज्यसभा की टिकट का फैसला होने के बाद ये हुआ है, लेकिन अब क्या बोलें, अब एक आध पेपर में छपवाया जा रहा है, गवर्नर शायद बने, कहीं छपवाया जा रहा है कि ये बने। जब मैंने कह दिया कि मेरी कोई चाहत नहीं है तो और क्या है, शपथ पत्र ले लें, और जब नहीं होगा कहेंगे ये भी भीड़ का हिस्सा बन गए। कुछ उन नेताओं के बयानों के बारे में भी अब जिक्र करेंगे जिन्होंने शायद राजनीति का काखागा उस वक्त में सीखा भी नहीं था जब सुरेश पचौरी मध्य प्रदेश से लेके दिल्ली तक के कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के साथ में काम कर रहे थे। मेरा इशारा सुरेश पचौरी जी जीतू पटवारी और उमंग सिंघार जैसे नेताओं की ओर है जिनके कुछ बयान सामने आए हैं। मैं चाह रहा हूं कि आप उन पर प्रतिक्रिया दें। जीतू पटवारी जो अब पीसीसी के चीफ भी हैं, उन्होंने आपकी बीजेपी ज्वाइन करने के बाद कहा कि भगवान उनका भला करे, भार उतरा, पिछले 5 साल में कांग्रेस छोड़कर भाजपा का हाथ थामने वाले जो नेता हैं वो भीड़ का हिस्सा बनकर रह गए हैं। चाहे जीतू पटवारी जी हों, चाहे उमंग सिंघार जी हों, चाहे अन्य हमारे नौजवान उभरते हुए नेता हों, मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और मैं ये प्रार्थना करता हूं कि वो लंबे समय तक इन पदों पर बने रहें, किसी के भी षड्यंत्र का शिकार ना हो पाए। उमंग सिंघार जी का भी एक बयान है, जो पुराने पत्ते हैं वो पतझड़ में गिर जाते हैं, फिर नए आ जाते हैं पत्ते। तो जो गिर जाते हैं उन्हें जलाया नहीं जाता है, उनका खाद बनाया जाता है। घर में जो बुजुर्ग होते हैं, माता पिता होते हैं, वो जब बुजुर्ग हो जाएं तो उनके अनुभव का लाभ लिया जाता है और उन्हें सम्मान दिया जाता है। भागने के लिए मजबूर नहीं किया जाता है, वृद्धाश्रम में नहीं भेजा जाता है। मैं बता रहा था कि मैं चूँकि गांव का हूँ, तो गांव में जब बारात आती है तो कहा जाता है कि भैया कछु 2-4-5 बुजुर्गों को लेके आइए कि कछु कमी खामी रह जाए तो वे बता देंगे, मार्गदर्शन कर सकें। तो हम किसी पद के हिस्सेदार थोड़ी बनना चाहते हैं। हम को अगर सम्मान मिला तो क्या एक समय सीमा के बाद एक्सपायरी डेट हो जाएगी कि उसके बाद फिर आपका अनादर शुरू हो जाए, आपको नेग्लेक्ट करना शुरू हो जाए। लेकिन मैं इन लोगों के बयान पे इसलिए टिप्पणी नहीं करता हूँ कि मैं देख रहा हूँ कि आगे क्या होगा। मेरे कोई बच्चे राजनीति में नहीं आना चाहते हैं और न मेरी ये चाहत है, लेकिन जो पूंजीवादी और सामंतवादी लोग हैं, अगर उनके बच्चे आना चाहते हैं तो उनसे ये सुरक्षित रहें बयानवीर दोनों तीनों। बस ईश्वर से मैं यही कामना करता हूँ। आपका इशारा किस ओर है? मैं नाम नहीं लेता और न मेरी आदत है ये। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कुछ जो बीजेपी में आप शामिल हुए हैं उसको लेकर कुछ चर्चाएं चल रही हैं कि आपकी बीजेपी में जो आपकी ज्वाइनिंग हुई है उसकी पूरी जो पटकथा है वो जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उनके बंगले पर लिखी गई, उनकी वजह से आप शामिल हुए हैं या उन्होंने आपको शामिल करवाया है? क्या ये बात सच है? ये भी एक कहानी है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मेरे ज्वाइनिंग के समय आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी कृपापूर्वक रहे, कृपापूर्वक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय वी.डी. शर्मा साहब भी रहे, ज्वाइनिंग कमेटी के चेयरमैन आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी भी रहे, सीनियर लीडर कैलाश विजयवर्गीय जी भी रहे, जो मध्य प्रदेश के प्रभारी महामंत्री हैं महेंद्र सिंह जी वो भी रहे, और आदरणीय शिवराज सिंह चौहान साहब भी रहे। उन सब के कार्यक्रम दूसरी जगह थे उस दिन, लेकिन उनके कार्यक्रम उन्होंने उस समय रोककर इस ज्वाइनिंग पीरियड में रहकर हमारा एक उत्साहवर्धन किया। तो मैं तो उनके प्रति हार्दिक आभार करूंगा। अब क्या है, इसने ये करा तो उन्होंने कहा अच्छा अब ये इसके हो गए, अब निपटाओ, अब ये इसके हो गए। इस सब में मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ। मेरी राजनीति जो है सेंट्रल लीडरशिप से के द्वारा ही हमेशा होती रही है, चाहे कांग्रेस हो चाहे कुछ और। ब्रेक के पहले जब हम बातचीत कर रहे थे तो आपने एक बात कही कि काम करने का जो मौका है कम से कम वो तो मिलना चाहिए, भले ही पद ना मिले। लेकिन क्या आपको लगता है कि बीजेपी में आने के बाद क्या आपको वो मौका मिल पाएगा? बगैर पद के
बगैर पद आपने के। जो कहा हाँ। कि ये वरिष्ठ, शुरू में कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के रूप में देता और अब ये उसके वरिष्ठ नेता रहेंगे। मैं सामान्य कार्यकर्ता के रूप में काम करूंगा। मेरी अभी आयु 3 दिन की है। मैं एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में काम करूंगा और समर्पित भाव से करूंगा। मुझे जो दायित्व दिया जाता है मैं वो उसका निर्वहन समर्पित भाव से करता हूँ। मेरा जो सवाल था वो पूरा नहीं हो पाया। मैं ये जानना चाह रहा था कि जो बीजेपी में आपके प्रतिद्वंदी थे, मेरा इशारा सुरेंद्र पटवा जी की ओर है, उनके खिलाफ आपने चुनाव भी लड़ा, तो क्या वो लोग भी आपको स्वीकार कर पाएंगे? आप उनका ट्वीट देख लीजिए। जी, तो उनसे बातचीत हुई है फिर? नहीं नहीं, आप ट्वीट देखिए, बातचीत पे मत जाइए। उन्होंने हार्दिक प्रसन्नता व्यक्त की है, स्वागत किया है और ये उन्होंने बड़प्पन दिखाया है। और भोजपुर में भी अब डबल इंजन हो जाएगा, ये माना जाए बीजेपी के लिए। अब आगे आगे देखिए उसमें क्या है। अच्छा, मैं अब आगे बढ़ना चाहता हूं अपने सवालों के सिलसिले में। अब तो लोकसभा के चुनाव आ ही गए हैं, बीजेपी की पहली सूची तो आ भी गई है। तो ये जो चुनाव है, इसमें स्वाभाविक सी बात है कि अब आप बीजेपी में हैं तो बीजेपी के लिए वोट की अपील करेंगे। मैं चाह रहा हूँ कि आप उस सवाल का जवाब दें कि आप जनता के बीच जब जाएंगे तो क्यों आप जनता से ये कहेंगे कि कांग्रेस को वोट ना दें, और क्यों आप कहेंगे जनता से कि आप बीजेपी को वोट दीजिए? देखिए, ये हमारे लिए बहुत हार्दिक प्रसन्नता की बात ही नहीं है, ये एक गौरव की बात है कि देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में मिला है जिनके नेतृत्व में ये देश प्रगति और विकास के द्वार पर तो दस्तक दे ही रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का महत्व बड़ा है। साथ ही वो जो वादा करते हैं उनकी जो गारंटी रहती है वो पक्की रहती है। अगर बात आती है मोदी सरकार की गारंटी, मतलब गरीब लोगों के उत्थान की गारंटी। अगर बात आती है मोदी सरकार की गारंटी, इसका मतलब देश की सुरक्षा की गारंटी। अगर बात आती है मोदी सरकार की गारंटी, इसका मतलब ये कि जो कह दिया उसे करने की गारंटी। बीजेपी कह रही कि इस बार की 29 की जो 29 सीटें हैं वो हम जीतेंगे। एक सीट जो पिछली बार छिंदवाड़ा की छूट गई थी, वो छिंदवाड़ा की सीट भी इस बार बीजेपी की होगी। मैं जानना चाह रहा हूँ कि सुरेश पचौरी जी कमलनाथ जी के खिलाफ छिंदवाड़ा में प्रचार करने कब जाएंगे? मैं जो है पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता के रूप में रहता हूँ। पार्टी जो दायित्व मुझे देगी उस दायित्व का मैं पालन करूँगा। तो 29 की 29 सीटें आपको लगता है कि इस बार मध्य प्रदेश में जीतेंगे बीजेपी की? कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ। मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि अब आप आई गए हैं तो बीजेपी के लिए आप प्रचार करेंगे, स्वाभाविक सी बात है। तो क्या आपके स्टेटमेंट होंगे इन दोनों नेताओं के खिलाफ में? अब देखिए, मैं आपको निमंत्रित करूंगा, कृपा पूर्वक आइए। अच्छा, मैं एक चीज़ और जानना चाह रहा हूँ कि आप कांग्रेस के उन नेताओं में से हैं जिन्होंने मनमोहन सिंह जी के साथ भी काम किया है, नरसिम्हा राव साहब के साथ भी काम किया है। कांग्रेस में किसी एक नेता की अगर आपको तारीफ करनी हो, एक सेंट्रल लीडरशिप में और एक स्टेट लीडरशिप में, तो वो 2 नेता कौन से होंगे? पहले मैं ये जानना चाह रहा हूँ, फिर मैं बीजेपी के नेताओं के बारे में भी आपसे पूछूंगा। कांग्रेस के 2, उसमें सबसे नंबर 1 पर राजीव गांधी जी को रखूँ। मैं चाह रहा हूँ कि उनके बारे में आप कुछ कहें। देखिए, बहुत मेहनती, दिल के साफ और देश के लिए समर्पित नेता के रूप में वो जाने जाएंगे। स्टेट लीडरशिप के बारे में कोई एक नेता? अब मैंने कांग्रेस पार्टी से अपने आप को अलग कर लिया। फिर भी अब तारीफ तो की ही जा सकती है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भले ही आप ज्वाइन कर लीजिए, आपकी कर दूंगा। मैं पत्रकार के तौर पर ठीक हूँ, फिर आपसे सवाल करने के लिए भी तो इस कुर्सी। आप बहुत निपुणता से जानना चाहते हो कि इस समय मेरे टच में कौन है। अच्छा, चलिए बीजेपी के नेताओं के बारे में बता दीजिए। बीजेपी का मैं चाह रहा हूँ कि स्वाभाविक सी बात है, जब केंद्र के बारे में आप बात करेंगे तो मुझे लगता है प्राइम मिनिस्टर। तो मेरा उस दिन पहला अनुभव हुआ और मेरे लिए बहुत मैं बड़ा भावुक आदमी हूँ। लेकिन जब वी.डी. शर्मा जी ने ये कहा कि हमारे भारतीय जनता पार्टी में कैलाश जोशी संत माने जाते थे और ये कांग्रेस में माने जाते थे, तो सुरेश पचौरी एक संत पुरुष के रूप में हमारे पास आए हैं, ये हमारे लिए खुशी की बात है। मोहन यादव जी ने भी मेरे कार्यकलापों की तारीफ़ की, क्योंकि मैंने प्रदेश के विकास में, जब मैं सेंट्रल मिनिस्टर था, तो ये
सोचे बगैर कि यहाँ किस पार्टी की सरकार है मैंने सहयोग दिया, फाइनेंशियल असिस्टेंस दिलाई। शिवराज जी का ये कहना रहा कि इन्होंने अपने पूरे राजनीतिक सफ़र में ये निष्कलंक रहे, बेदाग रहे, और ऐसा बेदाग व्यक्तित्व हमारे पास आ जा रहा है, ये एक प्रसन्नता की बात है। तो मेरे लिए तो वो क्षण बड़े बड़े भावुक क्षण थे। तो किसी एक की मैं तारीफ़ करके रह जाऊं तो ये मैं सोचता हूँ ये ठीक नहीं रहेगा। तो अभी भगवान रामलला के दर्शन करने आप गए हैं, क्योंकि राम का मैं या पहले भी जाता रहा हूँ, अभी प्राण प्रतिष्ठा के अब बाद जाऊँगा उसकी, और मैं अयोध्या लगातार जाता रहा हूँ। कई कार्यक्रमों में श्री राम किंकर जी महाराज के उसमें जाता रहा, सरयू प्रांगण में मैं जाता रहा, सीता रसोई में मैं जाता रहा, हनुमानगढ़ी में मैं जाता रहा हूँ और जाता रहूँगा। उसके जो चेयरमैन रहे नृपेंद्र मिश्रा जी, उनसे मेरे संबंध हैं, और अभी मेरी मुलाकात उनसे हुई थी, उन्होंने बुलाया भी है मुझे। पहले वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर थे, अब उसके बाद वो उन्हें अयोध्या की जिम्मेदारी दी गई है, और 3 मूर्ति में प्रधानमंत्री जी के संग्रहालय के चेयरमैन की जिम्मेदारी दी गई है। सुरेश पचौरी जी, ये मेरे साक्षात्कार का अंतिम सवाल है, और मैं चाहूँगा कि आप कोई एक बात जो कांग्रेस की लीडरशिप है उनके लिए अगर कहना चाहें साक्षात्कार के जरिए। हालांकि आपने बहुत कुछ कहा है और वो शायद बात उन तक पहुँचेगी भी, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इस साक्षात्कार के अंतिम सवाल में आप जो बात आपको लगता है कि कहना चाहिए। मैं कांग्रेस के उन सब नेताओं के प्रति और मेरे साथियों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहूँगा जिनका समय समय पर मुझे सहयोग रहा है। तो ये थे सुरेश पचौरी जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से हमारे हर सवाल का जवाब दिया। एक सीख भी है उनके सवालों के जवाब में, जो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के लिए शायद बड़ी बात है। हालांकि अब उनका जो रोड मैप है वो बीजेपी के साथ तय होगा, और उन्होंने ये भी बता दिया है कि आने वाले दिनों में पार्टी उन्हें जो दायित्व देगी उसको वो निभाएंगे, और उसमें अगर कांग्रेस के बड़े नेताओं के खिलाफ भी उन्हें खड़ा होना पड़े तो इससे वो नहीं चूकेंगे। BSTV के आज के साक्षात्कार में आज बस इतना ही, और ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए BSTV।